बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 7वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में किन बातों को डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में टूल्स अवेलेबल ऑफ बोर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि टूल्स अवेलेबल ऑफ बोर्ड है क्या। इसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो परफॉर्म फंक्शन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसमें कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है। अब कंपोजिशन बोर्ड के अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को परफॉर्म करवाना है, जब बोर्ड ने परफॉर्म करना है उसकी कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से इंडिविजुअल डायरेक्टर अपने तमाम फंक्शंस को या तमाम बोर्ड को किस तरीके से प्रोफेशनली मैनेज करेंगे और उनको डील करेंगे। ये सारी की सारी हमने कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के अंदर हमने इन बातों को देखना था। और जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के अंदर जो अहम बात थी वो ये थी कि जो बोर्ड के मेंबर्स हों वो सारे यस सर ना कर रहे हों। एक बंदा जो कह रहा है उसी की बात को वो तरजीह दे रहे हों, बाकी जो बंदा है बाकी जो आर्गुमेंट्स हैं उसके ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। अगर डिसीजन एक वन मैन नहीं करने हैं और तमाम लोगों ने हामी ही भरनी है, यस सर ही कहना है, तो उसका फायदा नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि आपका वन मैन डिसीजन होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस बोर्ड हमने डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक सही तरीके से काम नहीं कर पाती या उस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती जब वो इंडिपेंडेंट ना हो, उसके तमाम मेंबर्स अपने इंडिपेंडेंट ना हो, वो उनको अपनी राय देने का हक हासिल हो, किसी किस्म का उनके अंदर ये ना हो कि हम जो राय देंगे तो हमारी राय की कोई अहमियत नहीं होगी या हमारी राय हमारा यहाँ पर जैसा फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस बोर्ड हमारा बहुत ज़्यादा मैटर्स करता है और स्ट्रिक्टली इस बात के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जो हमारा बोर्ड है वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी शेयर होल्डर, किसी स्टेक होल्डर, किसी एक्सटर्नल पार्टी, इन्वेस्टर, ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के ऊपर वो डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कमेटीज, इसके बाद हमने इसके अंदर टूल्स अवेलेबल बोर्ड के अंदर बात की थी। A board can form any member of committee to ensure that due attention is paid to the various matters that are brought before it. A committee may comprise wholly of director or it may have members from outside of the board as well. फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रेफर्स करती हैं कि हमने ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है और अकाउंटेबिलिटी हमारी इस बात को रेफर करती है कि हमने चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है और उसको मैनेज करने के बाद किसे हमने इसे जवाब देना है और कौन इसको चेक करेगा, कौन इस तमाम चीज़ों को देखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड के अंदर हमने दो चीज़ों को बारे में बताया था। एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर चलने हैं। क्यों इकट्ठे लेकर चल रहे हैं? जब तक हम एक साथ होकर एक टीम की सूरत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक स्किल्स होती हैं और वो स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जब ये तमाम स्किल्स या तमाम लोग इकट्ठे टीम होकर काम करेंगे तो तब एक अच्छी एक इफेक्टिवली हमारा बोर्ड परफॉर्म कर सकता है, इफेक्टिवली कंपनी वर्क कर सकती है।
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अब आप कलेक्टिव तो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने वो भी अपनी अच्छे तरीके से, आप प्रोफेशनल तरीके से आपने ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी डिसीजन करने हैं वो इंडिविजुअल ऑन पर नहीं करने, वो ऑन दी बिहाफ ऑफ हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करने हैं। फिर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इसी के अंदर मजीद हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया था कि आपका तमाम लोगों का, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, तमाम लोगों का जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होनी चाहिए कि कंपनी का किस में इंटरेस्ट है, पर कंपनी का इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स के ऊपर है, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट के ऊपर है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिसीजन करना है। अकाउंटेबिलिटी टू द ओनर, अकाउंटेबिलिटी टू द ओनर्स में हम जितने भी ओनर्स हैं, हम उन तमाम लोगों को जवाबदेही हैं। तमाम लोगों के साथ हमारी एक फॉर्मली और इनफॉर्मली हमारी डिस्कशन होती है। इनफॉर्मल्स के अंदर हम अदर जो हमारे प्रॉब्लम होती है, हमारी कम्युनिकेशन होती है, न्यूज़ लेटर, स्पेशल रिपोर्ट, कॉन्स्पेरेंट, वो तमाम के हम इनफॉर्मल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। जबकि फॉर्मल के अंदर कंपनी के लिए लाजमी होता है कंपनी हाफ ईयर, क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट इशू करे, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली लोगों को बताई जाती है और उसमें जितने भी कोई लाइंस है या जितने भी अकाउंट्स हो वो क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक हो, उसमें किसी किस्म का फ्रॉड के चांसेस न हो, क्योंकि इसी की बिहाफ पर आपका इन्वेस्टर, इसी की बिहाफ पर आपके शेयर होल्डर भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इस बात की यकीन बनाया जाए कि जितने भी फॉर्मली जो पब्लिकली इश्यूज हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को सही तरीके से मैनेज किया जाए। अब इसी के अंदर मजीद हमने चीज़ें डिस्कस की थी। मिनट्स ऑफ मीटिंग था, सबमिटिंग ऑफ स्टेटमेंट है। मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी जितनी भी मीटिंग होती हैं उन तमाम के मिनट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना चाहिए और उसमें तमाम जो उस मीटिंग के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उनका रिकॉर्ड तमाम जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलना चाहिए और उनके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ बोर्ड की बात की। टाइप्स ऑफ बोर्ड के अंदर हमारे आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स ऑफ बोर्ड को डिस्कस करेंगे, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेन्योर बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बैलेंस ऑन द बोर्ड, कैटेगरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कमेटी ऑफ बोर्ड को, कॉमन कमेटी, ऑडिट कमेटी, मेंबरशिप ऑफ ऑडिट कमेटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। ये तमाम के तमाम आज के लेक्चर की कंटेंट्स हैं। अब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेन्योर मेंबर्स। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक कॉमन टेन्योर बॉन्ड्स होता है और एक स्टैगर्ड बॉन्ड होता है। कॉमन टेन्योर बॉन्ड्स जो होता है उसके जो टेन्योर का पीरियड होता है वो सेम होता है। इट मींस all the directors in such a board have the same tenure. They are elected at the same time for the same duration of tenure and retired at the same time at the end of their tenure. अब इसमें जितने भी जितने भी लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो तमाम के तमाम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में शेयर होल्डर के थ्रू इलेक्ट होते हैं और उनका अमूमन जो ईयर्स होता है वो जो सिलेक्ट होते हैं वो 4 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं और हर 4 साल के बाद ये इलेक्शन दोबारा रिन्यूअल होते हैं, दोबारा होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आपको पता है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होती हैं। 5 साल तक लोग अपना कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। 5 साल का पीरियड खत्म होने के बाद फिर दोबारा से इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं
और फिर मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। तो सेम कॉमन टेन्योर बोर्ड के अंदर जो इसी तरीके से सर्कल है कि लोग इलेक्शन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर लोग 4 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और 4 साल तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, और 4 साल के बाद वो अपना दोबारा इलेक्शन होते हैं, और उस दोबारा इलेक्शन के लिए अगर वो एलिजिबल होते हैं तो वो री इलेक्शन में आते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्टैगर्ड बोर्ड है। स्टैगर्ड बोर्ड, इस बोर्ड के अंदर ओनली अ पार्ट ऑफ बोर्ड retires at the end of stated tenure while duration of each director remains fixed. We will discuss it from example. Let us assume that there are 8 directors of a company and the tenure of each director is 4 years. The board has staggered elections. After every 2 years, 4 of directors retires and 4 new directors are elected. After another 2 years, the other half of the board retires and 4 new directors are elected. In this way, 8 directors save a total tenure of 4 years, but every 2 years, half of the board retires and new directors elected. इसको अब मैं सिंपल एग्जाम्पल में सिंपल बात में आपको बताता हूँ। इसमें बेसिकली 8 मेंबर्स हैं। अब 8 मेंबर्स में से हर 2 साल बाद 4 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। अगले 2 साल बाद फिर 4 मेंबर्स की रिटायरमेंट हो जाती है, फिर नए 4 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कहा जाए कि हमारे जो मेंबर्स इलेक्ट हो रही होती हैं वह 2 साल के बाद 4 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और इसी तरह हमारा एक सर्कल चलता रहता है और हमें आसानी रहती है। अब इसके अदर एडवांटेज भी हैं। वो एडवांटेज क्या हैं? The board enjoy a degree of stability as the entire board does not go out at any one time. Frequent re-election infuse new members into the board, thereby enabling it to get new blood, fresh idea, and better exposure to the outside. So in short, कि आपका हर 2 साल के बाद नए मेंबर आते हैं। जब नए मेंबर आते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अब एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और ये नहीं है कि एक बोर्ड पूरे 4 साल तक चलता रहता है। एक्चुअली वो 2 साल के बाद एक किस्म का रिन्यूअल बोर्ड होता है। अब बैलेंस ऑफ द बोर्ड, हमने बोर्ड को किस तरह बैलेंस करना है? इसमें बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बैलेंस ऑफ पावर है। बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना तमाम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड के अंदर, और उनको अलाउ किया जाता है कि उन्होंने अपने एक्टिविटीज को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब जो वो रिप्रेजेंट करेंगे वो एनुअल जनरल मीटिंग के थ्रू अपने आप की रिप्रेजेंटेशन भी। अब मोस्ट ऑफ द कंपनी इन पाकिस्तान दैट देयर इज लैक ऑफ बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। A small percentage of listed company may have long-term credit represented on the board, but the other stakeholder like employee other than SFP, business associate, and public at large are seldom represented on the board. So in short, every person have a right to, for the representation, that the problem will be sorted out, that the good decision will be held. अब बैलेंस ऑफ पावर के से मुराद जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, बड़े नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनके पास एक पावर होती है। अब उन्होंने उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि कंपनी के लिए जो डिसीजन मेकिंग हो वो अच्छे हैं। अब आपके पास पावर आ जाए, ठीक है, और पावर भी आपके पास सफिशिएंट पावर है, लिमिटेड पावर नहीं होती, एक अच्छी पावर्स होती है। आप उन पावर का गलत इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा कि इससे
जो कंपनी के हक में डिसीजन होने थे वो नहीं हो पाएंगे। So an executive director is a part of the company management, while non-executive director sits only the board and takes no part in the company day-to-day operation. So they have a sufficient power to take the decision making, and they should have they should taking the good decision. अब कैडबरी कोड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। कैडबरी एक पर्सन है जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अब इसे कैडबरी कमेटी यूके 1992 के अंदर गाइडलाइन प्रोवाइड की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करें। सबसे पहले कंट्रोल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम मीटिंग के जरिए, रेगुलरली मीटिंग के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मीटिंग नहीं होगी, हमारे डिसीजन नहीं होंगे, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा गवर्नेंस नहीं कर सकते। माइनॉरिटी परफॉर्मेंस आता है। फिर माइनॉरिटी परफॉर्मेंस के अंदर कि आपने तमाम जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उनको एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ने सही तरीके से मॉनिटर करना है कि वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही। जितना भी सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस पर्पस के तहत काम कर रहे हैं, उसमें क्वार्टरली मीटिंग, डिपार्टमेंटल मीटिंग, तमाम जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम जितनी भी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उन सब को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है। फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी है। लाइन ऑफ अथॉरिटी clears that a line should be drawn between the management and company board of directors. Certain decisions only be taken by the board, for example acquisition and divestment. Such power should not delegated to the executive. A formal list of decisions that can or cannot be taken by the executive management and those that must be referred to the board. So a clear rules and regulation which tell us that who report to whom, who can do that work, who cannot do that work. So line of authority briefly tell us about it. गुड रूम प्रैक्टिस। अब ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कैसे हम एक अच्छी वर्क कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक गाइडलाइन है गुड रूम प्रैक्टिस के नाम से। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग पॉलिसी। जितने भी डायरेक्टर्स हैं, खास तौर पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनको इस बात का यकीन बनाना है कि वो अपने तमाम कंट्रीब्यूशन को बुरुए का लाते हुए एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनाएंगे। अगर वो तमाम इंफॉर्मेशंस को, तमाम स्किल्स को बुरुए का लाते हुए एक अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते या टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, तो इससे हम हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसे अदर एक्टिविटीज के अंदर, अदर फाइनेंशियल मीटिंग के अंदर या फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर रिटन प्रोसीजर। अब जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ मीटिंग्स की एक्टिविटीज होती हैं, उनका जो प्रोसीजर है वो रिटन के अंदर होना चाहिए और उनका बाकायदा एक रिकॉर्ड होना चाहिए। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी तमाम जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर हो जाती है। जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी वो उतना चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करेगा और अच्छी तरीके से मैनेज करने से वो डिसीजन मेकिंग अच्छा करेगा।
So each director on first appointment should be given sufficient information about the company and his role in the board so that he is able to contribute meaningfully to the board and its proceeding. Some companies, for example, uh, did not give the brief introduction about the company, so it will bear the problem in futures. Post facto approval of the project has been done for the sufficient for the eligible director. डिसीजन डिसीजन अब डिसीजन के अंदर अब जितने भी हमारी मीटिंग होती हैं उसके मिनट ऑफ मीटिंग तैयार होते हैं। मिनट ऑफ मीटिंग में एजेंडा मेंशन होता है कि आज इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। वो सारा का सारा हमारा इस बात के ऊपर उस मीटिंग करने का मकसद यही होता है कि कंसल्ट किया जाए, अगर कहीं पर कोई लैकनेस है तो वो लैकनेस को रेक्टिफाई करके एक अच्छा डिसीजन किया जाए। फंक्शन ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट कमेटी। फंक्शन ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट कमेटी, अगर बोर्ड कोई भी नई कमेटी अपॉइंटमेंट करता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या स्पेशल असाइनमेंट के लिए या स्टैंडिंग कमेटी के लिए, उसे वो तमाम एक्टिविटीज, तमाम रेफरेंस, जो पावर्स है, जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट है, जो जिस बोर्ड से उसे अप्रूवल की जरूरत होती है, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स वो उस हर हालत में पूरे होने चाहिए। कोई किसी किस्म के लैकनेस ना हो। मिसाल के तौर पर आपने कमेटी बना ली, कमेटी बनाने के बाद भी पता चला कि उसमें कमेटी में कुछ डॉक्यूमेंट की लैकनेस की वजह से वो डिसीजन सही तरीके से एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाती। अब कमिटीज ऑफ बोर्ड। कमेटी ऑफ बोर्ड क्या है? हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इज नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि आपस में मुलाकात करते हैं 4 या 5 मरतबा या शायद इससे 6-7 मरतबा एक साल के अंदर, जिसमें तमाम जितने भी फंक्शंस हैं कंपनी के या जितने भी डिसीजन हैं वो सारे के सारे इसमें होते हैं। So it is therefore necessary that the board should get some assistance from certain quarters other than management of the company for expert advice or briefing on the matters that are placed before it. Forming committee of the board is one way to getting such a assistance. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक इम्पार्शियल है और एक रिडक्शन ऑफ वर्कलोड है। अब इम्पार्शियल में क्या होता है, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो उनके पास वो एबल टू गेट इम्पार्शियल yet professional input from a source other than the management of the company. For example, if the board continue to rely only the information provided by management, it will fail to perform the function effectively. In short, जितने भी बोर्ड जो हमें पेपर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमें उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। हमने उसकी जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। बाकी जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है वो सही है इंफॉर्मेशन या नहीं है। अगर बोर्ड उसके ऊपर सिर्फ रिलाई करेगा तो जो इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो पेपर्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सीधे पेपर की हद तक होती है, उसका हकीकत से लिंक नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कमेटी ऑफ बोर्ड के अंदर कि हमने तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है उनको सही तरीके से जांच पड़ताल हमें करना है।
Reduction of workload. अब reduction of the workload of a director is reduced. The detailed work is done by committee members while the board receive a summarized report or recommendation for its consideration. At least theoretically, this should not result in dilution of power of the board. While the board retains the power to make the final decision on all issues, the issues themselves are assigned to the board members. कॉमन कमेटीज, अब इसमें 3 चीजें हैं: ऑडिट कमेटी, नॉन नॉमिनेशन कम रेम्यूनरेशन कमेटी एंड एग्जीक्यूटिव कमेटीज। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक के according to Code of Corporate Governance issued by Security Exchange Commission of Pakistan, the only committee must legally be formed is the Audit Committee. हमारी ऑडिट कमेटी हर हालत में लीगली परफॉर्म करे। अब ऑडिट कमेटी क्यों लीगली परफॉर्म करेगी? ये SECP की रिक्वायरमेंट भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट। अब जब तक हमें उसको मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई ना कर पाए तो तब तक लोगों का इंटरेस्ट बहाल नहीं होता। सो इट इज़ नेसेसरी कि कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट बनाती है, रिपोर्ट बनाने के बाद ऑडिट उसका करवाए। ऑडिट करवाने से कहीं गलती रह जाती है या कोई इश्यूज हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है। मेंबरशिप ऑडिट कमेटी में जितने भी ये एक रूल है कि हमें हर हालत में ऑडिट करवाना है और ऑडिट के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी में 4 अहम पॉइंट: oversight of the financial reporting and accounting policy, liaising with external auditors, managing the internal control system, oversight of risk management process. अब oversight of financial reporting और accounting policy के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी इनकम स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक इनको रिकॉर्ड करना है और इनको लोगों को बताना है। इनके मुताबिक कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उस रूल्स एंड रेगुलेशन पर असिस्ट ना करता और हमने उसके मुताबिक चीज़ों को मैनेज किया हो। लाइसेंस विद एक्सटर्नल ऑडिटर, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जितना भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स है उसके साथ अच्छे तरीके से हमने लाइसेंस रखना है। मॉनिटरिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मॉनिटरिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के पॉलिसी क्या है, सिस्टम कैसे रन कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे वर्किंग कर रही है, ये सारा का सारा हमने चीज़ों को मॉनिटर करना है। ओवरसाइट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर अ कंपनी इज एक्सपोज टू a number of risks that threaten its portfolio operation and even is very resistant. So the manager must identify and seek means addressing these risks. जितने भी रिस्क है वो तमाम के तमाम उन चीज़ों को एड्रेस करना है और सही तरीके से मैनेज करना है। ये सारी की सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा।